नमस्ते बच्चों, होप यू ऑल आर वेल। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस पाठ में हम वक्र यानी कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कर्व्स, जिसे हम हिंदी में वक्र कहते हैं। अब जैसे कि ये वर्ड कर्व ये आपने पहले भी सुना होगा। आम भाषा में कर्व का मतलब क्या होता है? जो सीधा न हो। चलिए, क्या आपने कभी किसी कागज पर इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची है? सोचिए। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने पर जो आकृति हमें प्राप्त होती है, इसे ही हम कर्व कहते हैं, जिसे हम हिंदी में वक्र कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ आकृतियां बना के दिखा रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या वे वक्र हैं, कर्व हैं या नहीं। ये मेरी पहली आकृति, ये दूसरी, ये हमारी तीसरी आकृति, ये चौथी आकृति, ये पांचवी और ये छठी आकृति। तो बच्चों, आपके सामने ये मैंने अलग अलग आकृतियां बनाई हैं। अब आप बताइए कि क्या हम इन्हें वक्र या फिर कर्व कह सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी कागज पर किसी भी तरह की रेखा खींचे तो उससे प्राप्त होने वाली पिक्चर या आकृति को हम कर्व कहते हैं। यदि आप इन सारी आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखें तो आप बता सकते हैं कि मैंने जब ये आकृतियां बनाई तो कुछ आकृतियां तो ऐसी थी जिसको हम बिना रूलर की सहायता से बना सके, और कुछ आकृतियां ऐसी थी जिसमें मैंने बिना हाथ उठाए पेंसिल की मदद से उन आकृति को पूरा कर लिया। इसका मतलब हम आकृतियों को बिना रूलर की सहायता से भी बना सकते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, यदि आप इन वक्रों को ध्यानपूर्वक देखें तो इनमें से आपको कुछ वक्र ऐसे दिखेंगे जो स्वयं को ही क्रॉस कर रहे हैं। देखें कौन से वक्र हैं ऐसे? ये तो नहीं कर रहा। तीसरा वक्र, ये देखिए, ये स्वयं को ही क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। क्या ये या ये? बिल्कुल। छठा वक्र वापस से एक ऐसा वक्र है जो अपने आप को क्रॉस कर रहा है, स्वयं को काट रहा है। तो ऐसे वक्र जैसे कि थर्ड और फोर्थ, ये ऐसे वक्र हैं जो स्वयं को काट रहे हैं, और पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ये ऐसे वक्र हैं जो स्वयं को नहीं काट रहे। बच्चों, ऐसे वक्र या ऐसे कर्व्स जो स्वयं को क्रॉस नहीं करते, काटते नहीं हैं, ऐसे कर्व्स को हम सिंपल कर्व्स या फिर सरल वक्र कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये सभी ऐसे वक्र हैं जो स्वयं को नहीं काट रहे थे, इसलिए हम इन्हें सरल वक्र सिंपल कर्व्स की कैटेगरी में रखेंगे। और
तीसरे और चौथे को हम नॉट सिंपल कर्व्स, जो सरल वक्र नहीं होते हैं, उनकी कैटेगरी में रखेंगे। तो आप इन आकृतियों को देखकर भली भांति यह बता सकते हैं कि कौन सी आकृति सरल है और कौन सी आकृति सरल नहीं है। अब यदि आप एक और चीज ध्यानपूर्वक यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि ये जो चौथी आकृति है, ये तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनी ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी है। तो क्या फिर भी ये वक्र कहलाएगी? देखिए, आम भाषा में वक्र का मतलब अभी मैंने बताया, जिसका मतलब होता है सीधा नहीं। परंतु जब कोई लाइन सीधी होती है तो गणित में उसे भी हम वक्र कहते हैं। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होती है, एक वक्र होती है। ठीक है, इसलिए हम चौथी आकृति को भी वक्र कहेंगे। और क्योंकि ये चारों आकृति एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, इसलिए ये सब क्या हुई? सरल वक्र। समझ आया ये कि सरल वक्र क्या होते हैं? गुड। चलो अब हम ये पता लगाते हैं कि वक्र को हम और किन भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहले वक्र को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो पहला वक्र खुला है, किसी भी तरह से बंद नहीं है। इसी तरह आप दूसरा वक्र देखें, ये वक्र बंद है। तो बच्चों, कुछ कर्व्स, कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो खुले वक्र होते हैं, जिन्हें हम ओपन कर्व्स बोलते हैं, और कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो कि बंद होते हैं, जिन्हें हम क्लोज्ड कर्व्स कहते हैं। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसमें आप मुझे बताइए कि कौन सा कर्व क्लोज्ड कर्व है और कौन सा कर्व ओपन कर्व है। टाइप्स ऑफ कर्व, वक्रों के प्रकार। अभी मैंने आपको बताया कि जो वक्र होते हैं वो खुले भी होते हैं और बंद भी होते हैं। दैट मीन्स हम वक्रों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला खुला वक्र, जिसे इंग्लिश में ओपन कर्व कहते हैं, और दूसरा बंद वक्र, जिसे हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसमें आप मुझे बताएं कि कौन सा खुला वक्र है और कौन सा बंद वक्र। मैं आपके सामने दो आकृतियाँ बनाऊंगी, एक ओपन में और दूसरी क्लोज्ड में। क्वेश्चन ये है कि आपको यह बताना है कि क्या मैंने सही आकृति को सही जगह रखा है। क्या ये वक्र खुला वक्र है और क्या ये दूसरा वाला वक्र बंद वक्र है, क्लोज्ड कर्व है। सोचिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हाँ, ये हमारा वक्र ओपन कर्व खुले वक्र को दर्शा रहा है, और क्योंकि ये वक्र चारों दिशाओं से बंद है, इसलिए ये एक क्लोज्ड कर्व को दर्शा रहा है। इसी तरह अभी हमने कर्व्स के बारे में देखा कि कर्व्स कितने टाइप के हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने यह पढ़ा कि वक्र दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, खुली वक्र और बंद वक्र। अब क्वेश्चन टाइम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको कुछ आकृतियाँ दे रही हूँ और आपको इनको कैटेगराइज करना है, मतलब खुली वक्र अलग और बंद वक्र अलग। आकृतियाँ हैं, दी गई आकृतियों को सही जगह बनाएं। आकृतियाँ हैं
पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी और चौथी आकृति। अब कैटेगरी भी दो तरह की है, पहला खुली वक्र और दूसरा बंद वक्र आकृति। खुली मतलब ओपन कर्व और बंद मतलब क्लोज्ड कर्व। अब आपको आज के होमवर्क में इन दी गई 4 आकृतियों में से उन आकृतियों को अलग छांट कर लिखना है जो खुली वक्र में आएंगी, और उन आकृतियों को अलग लिखना है जो कि हमारी बंद वक्र है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियाँ किस प्रकार भिन्न हैं? भिन्न मतलब कैसे ये आकृतियाँ डिफरेंट है। 2 आकृतियाँ हैं, ठीक है, पहली आकृति और दूसरी। अब हमें यह बताना है कि ये दोनों वक्र किस तरह भिन्न हैं, डिफरेंट है। चलिए सोचिए, क्या पहला वक्र और दूसरा वक्र दोनों ही वक्र बंद है? बिल्कुल नहीं, पहला वक्र खुला वक्र है और दूसरा बंद वक्र है। और यदि मैं इन दोनों में समानता पूछूं तो दोनों ही वक्र सरल वक्र हैं, क्योंकि दोनों वक्र एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसे हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। आई होप आपको कर्व के बारे में इतना सब समझ आया होगा। गुड, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक आकृति में स्थितियाँ, पोजीशंस इन अ फिगर। एक आकृति में स्थितियाँ, पोजीशंस इन अ फिगर। जैसा कि बच्चों हमने इस पाठ के भाग 1 में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की स्थिति या फिर पोजीशन किसकी मदद से बताई जाती है? बताइए, सोचिए। हमने एक पॉइंट, बिंदु की मदद से पिछले भाग में दर्शाया था। अब हम उसको यूज करेंगे कि एक आकृति में हम पोजीशंस किस प्रकार बताते हैं। देखिए, एक सिचुएशन है, जैसे कि अभी हम घर में बैठे हैं, बाहर कोई व्यक्ति है जो डोर बेल बजा रहा है। अब यदि हमारे मेन गेट एंट्रेंस पे कोई वॉचमैन बैठा है तो जो वॉचमैन है वो बिल्कुल बाहर और घर के अंदर के बीच की बाउंड्री पे बैठा होगा, और हम घर के अंदर, और एक व्यक्ति जो बाहर से आया है वो घर के बाहर खड़ा है। तो घर के अंदर और घर के बाहर को एक बाउंड्री, जिसे हिंदी में परिसीमा बोलते हैं, वो उसे अलग कर रही है। इसी प्रकार मैं आपके सामने एक आकृति बनाती हूँ। इस आकृति के भी 3 भाग होंगे। कौन से? पहला अभ्यंतर। अभ्यंतर मीन्स इंटीरियर वाला पार्ट। ये आकृति का अभ्यंतर है। ये वाला पॉइंट बी, ये आकृति की परिसीमा पर है, बाउंड्री पे है। और यदि मैं कोई एक पॉइंट या कोई बिंदु इस आकृति के बाहर बनाती हूँ तो वो बही भाग कहलाएगा। और पॉइंट बी कौन सा था? आकृति की
परिसीमा पर। तो बच्चों, किसी भी आकृति में जब हम उसकी स्थितियां या पोजीशंस बताते हैं तो जो पॉइंट्स होते हैं वो उस आकृति के 3 भागों में आ सकते हैं। जैसे कि उस आकृति के अभ्यंतर में पॉइंट ए आकृति के अभ्यंतर में है। पॉइंट ए इज इन इंटीरियर। ओके। पॉइंट बी आकृति की बाउंड्री पे है। पॉइंट बी इज ऑन बाउंड्री, परिसीमा पर है। और बिंदु सी, पॉइंट सी इस आकृति के बाह्य भाग में है, मतलब पॉइंट सी इज इन एक्सटीरियर। तो हमने देखा कि किसी भी आकृति में 3 तरह से हम बिंदुओं की स्थितियां बता सकते हैं। अब देखिए, इस आकृति में यदि मैं इस अभ्यंतर वाले पोर्शन और जो कि बाउंड्री के अंदर की तरफ है, यदि मैं इसे इस तरह से शेड कर दूं, छायांकित कर दूं, तो बच्चों ऐसा भाग जो किसी आकृति के अभ्यंतर और परिसीमा बाउंड्री के अंदर की तरफ आता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में रीजन कहते हैं। तो क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आकृति के अभ्यंतर मतलब परिसीमा के अंदर आने वाला भाग। बाउंड्री, परिसीमा और अभ्यंतर दोनों से मिलकर जो भाग बनता है उसे हम क्षेत्र या फिर रीजन कहते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब बाहुभुज, स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मतलब बहुभुज, पॉलीगन्स कहते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ आकृतियां बनाकर बताती हूँ। अब आप मुझे 2 बातें बताएं। क्या ये आकृतियां सरल आकृतियां हैं? सोचिए, हमने पढ़ा था ना सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। तो पहली चीज, ये सारी आकृतियां सरल आकृतियां हैं। और दूसरी, क्या ये सभी बंद वक्र हैं? बिल्कुल, ये सारी आकृतियां हमारी बंद वक्र भी हैं। तो बच्चों, हम किसी भी पॉलीगन को, बाहुभुज को किस प्रकार बताते हैं? पहली विशेषता कि ये सभी सरल वक्र होने चाहिए। दूसरी विशेषता कि ये सभी खुले वक्र होने चाहिए या बंद वक्र। अभी यहाँ हमें बंद वक्र दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी आकृति को बहुभुज बताने के लिए 2 विशेषताएं तो मैंने लिख दी। तीसरी विशेषताएं क्या होंगी? जैसे आप पहली आकृति को देखें, मैं इसकी 3 बिंदु बना रही हूँ, ए, बी और सी। तो इस आकृति का नाम हुआ ABC। ठीक है। अब यदि आप ध्यान पूर्वक देखें तो हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि ये जो AB 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली सबसे छोटी रेखा होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। इस आकृति के 3 बिंदु A, B और C मैंने यहाँ बना दिए। अब यदि आप भाग 1 की बात याद करें तो 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी रेखा क्या कहलाती है? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो बच्चों, हमारा तीसरा जो पॉइंट होगा बहुभुज को बताने के लिए वो क्या होगा कि कोई भी बहुभुज
सरल रेखाखंडों का बना होना चाहिए। तो इस तरह हम किसी भी बहुभुज को या किसी पॉलीगन को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? पहला, एक बहुभुज सरल वक्र होता है। दूसरा, वह एक बंद वक्र भी होता है। और तीसरा कि एक बहुभुज सरल रेखाखंडों का बना हुआ होता है। चलिए, अब जैसे कि आप इस बहुभुज को देखें, यहाँ पर 3 बिंदु हैं A, B, C। ये जो 2 बिंदु हैं A और B, इनसे मिलने वाली पहली AB रेखाखंड, दूसरी है BC रेखाखंड और तीसरी है AC रेखाखंड। ये जो रेखाखंड हमें दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम बाहुभुज की साइड्स बोलेंगे, भुजाएं कहेंगे। तो किसी भी बाहुभुज की भुजाएं क्या होती है? जिन रेखाखंडों से मिलकर वह बाहुभुज बना हो। इसी प्रकार हम लिखेंगे कि AB रेखाखंड को इस तरह लिखेंगे, BC, और तीसरा कौन सा है? या तो आप AC लिखें या आप CA लिखें, एक ही बात है। तो हम लिखते हैं AC। यह तीनों इस बहुभुज की क्या कहलाएंगी? भुजाएं। और किसी एक भुजा के जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को, उन अंत बिंदुओं को हम शीर्ष कहते हैं। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, मतलब पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, यह शीर्ष कहलाएंगे। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स और भुजाएं कहलाती है हमारी साइड्स। अब जैसे एक साइड को प्लूरल, अब जैसे बहुत सी भुजाओं को साइड्स कहते हैं, उसी प्रकार बहुत से वर्टेक्स को वर्टिसेस कहते हैं इंग्लिश में। तो शीर्षों को क्या कहा जाता है? वर्टिसेस। यह जो रेखाखंड AB, BC और AC है, इन रेखाखंडों को हम बहुभुज की भुजाएं कहेंगे। AB, BC और AC लिखें चाहे CA लिखें, ये सभी हमारी भुजाएं कहलाएंगी, जिसे हम इंग्लिश में साइड्स कहेंगे। जहाँ पर 2 भुजाएं मिलती है, उस बिंदु को हम किसी भी बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। इसका मतलब AB और BC दोनों कहाँ मिल रही हैं? B पर, इसलिए B, AB और AC कहाँ मिल रही है? A पर। AC और BC कहाँ मिल रही हैं? C पर। जहाँ पर 2 भुजाएं मिलती है, उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। इसे हम शीर्ष कहेंगे। शीर्ष को हम इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं और वर्टेक्स का ही प्लूरल वर्टिसेस कहलाता है। तो ये हमने सीखा कि भुजाएं और शीर्ष क्या होते हैं। अब है क्वेश्चन टाइम, और इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको 2 और छोटे छोटे डेफिनेशन वाले कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ। एक सरल रेखाखंडों से बना हुआ बंद वक्र क्या है? ये बहुभुज, जिसमें A, B, C, D और E ये सब शीर्ष हैं। AB, BC, CD, DE और AE
भुजाएं हैं। अब बच्चों, कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक कॉमन एंड पॉइंट हो, कॉमन एंड पॉइंट मतलब उभयनिष्ठ अंत बिंदु, कोई भी एक कॉमन एंड पॉइंट हो, उन भुजाओं को हम आसन्न भुजाएं मतलब एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर बी वर्टेक्स, जो बी शीर्ष है वो क्या है, कॉमन है, तो ए बी और बी सी, इन दोनों का उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट कौन सा आया, बी, इसलिए ए बी और बी सी हमारी आसन्न भुजाएं या फिर एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इस आकृति में और कौन सी एडजेसेंट साइड्स हो सकती हैं? सोचिए, यदि C कॉमन पॉइंट हुआ तो BC और CD या DC। इसी तरह आज आप होमवर्क में D, E और A कॉमन पॉइंट के लिए अलग अलग एडजेसेंट साइड्स लिखिएगा। दूसरी चीज, एक ही भुजा, जैसे कि हम मान लेते हैं BC। अब बच्चों, किसी भी एक ही भुजा के दो एंड पॉइंट्स कौन से, जैसे मैंने BC भुजा ली, इसका B और C, एक ही भुजा के दो एंड पॉइंट्स आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। आसन्न शीर्ष मतलब एडजेसेंट वर्टिसेस, क्योंकि ये एक ही भुजा के दो शीर्ष हैं, दो एंड पॉइंट्स हैं जो कि पास पास हैं, इसलिए ये आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। अब फाइनली आप ये सोचिए कि जो पास पास वाले हैं वो तो आसन्न शीर्ष हैं। अब क्या A और C भी आसन्न शीर्ष होंगे? A और C भी एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे? क्या A और D एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे? बिल्कुल नहीं। एडजेसेंट वर्टेक्स आसन्न शीर्ष होते हैं जो एक ही भुजा के दो एंड पॉइंट्स हो। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है डायगोनल। डायगोनल जिसे हम विकर्ण कहते हैं। तो बच्चों, यदि हम एक ऐसा रेखाखंड बनाएं जो कि आसन्न शीर्षों से मिलकर नहीं बना है, ऐसा रेखाखंड हमारा विकर्ण या फिर डायगोनल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे B और C आसन्न शीर्ष थे, इसलिए मैंने C को B से नहीं जोड़ा, C को A से जोड़ा। इसी प्रकार A का आसन्न शीर्ष E है, पर D तो नहीं ना, इसलिए हमारा दूसरा विकर्ण होगा AD। तो यदि हम विकर्ण लिखें यहाँ पर, तो पहला रेखाखंड जो आसन्न शीर्षों को जुड़कर नहीं बना है, आसन्न शीर्ष नहीं जोड़े गए, वो कौन सा है, AC। दूसरा है AD। क्या और कोई विकर्ण हो सकता है इस आकृति का? देखिए, B C से नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये दोनों आसन्न हैं, पर B D से जुड़ सकता है। तो नेक्स्ट हुआ हमारा BD। क्या B E से जुड़ सकता है? बिल्कुल। इसके बाद हुआ BE। क्या और कोई विकर्ण यहाँ बन सकता है? सोचिए, C D से नहीं जुड़ सकता, D से नहीं जुड़ सकता, परंतु C A और C E से जुड़ सकता है। अब A से तो हमने इसे जोड़ दिया, तो फाइनली हम इसको E से जोड़ देंगे, तो आखिरी विकर्ण होगा हमारा CE। तो आज के इस पार्ट में हमने बहुभुज के बारे में जाना, उसकी भुजाएं, शीर्ष, आसन्न भुजाएं, आसन्न शीर्ष और विकर्णों के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, आई होप आपको इस अध्याय का यह भाग समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।